नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कश्मीर में सिर्फ राजनीतिक दलों से होगी बातचीत, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। अलगाववादियों से वार्ता करने से इनकार। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बन रही है नीति। वित्त मंत्री ने कहा, विदेशी तकनीक पर जोर। वर्तमान दरों से जीएसटी स्लैब में नहीं होगा ज्यादा अंतर। भारत में 1% आबादी के पास 53% संपत्ति। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, असमानता दूर करने के नए मॉडल पर जोर। आतंकवाद पर भारत को सहयोग देगा साइप्रस। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी समर्थन। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद 4 समझौते। उत्तर कोरिया पर ट्रंप की चेतावनी, हो सकता है बड़ा संघर्ष। राजनयिक समाधान के लिए वार्ता की पेशकश। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तरी कोरिया का संकट बड़े संघर्ष में बदल सकता है। राष्ट्रपति बनने के 100 दिन पूरे होने पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि वो इस संकट का राजनयिक समाधान चाहते हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलर्सन ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया और परमाणु परीक्षण करता है तो चीन उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने उत्तर कोरिया के सामने बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया संकट को लेकर एक बड़ा संघर्ष संभव है। ट्रंप के मुताबिक किम जोंग उन कम उम्र में उत्तर कोरिया को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वो काफी मुश्किल भरा है। ट्रंप ने कहा कि इस संकट का राजनयिक हल निकालना मुश्किल है। Well, there's a chance that we could end up having a major conflict with North Korea. Absolutely. ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे पास एक बड़ी तबाही को खत्म करने का मौका है। ट्रंप ने उत्तर कोरिया संकट को हल करने में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका को भी सराहा। साथ ही उन्होंने दक्षिण कोरिया से कहा कि वो अमेरिकी थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की पूरी कीमत चुकाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की रक्षा चाहता है, लेकिन उसके लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। Why are we paying $1 billion? It's $1 billion system. It's phenomenal. It's the most incredible equipment you've ever seen. It shoots missiles right out of the sky. And it protects them, and I want to protect them. We're going to protect them. But they should pay for that, and they understand that. उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में कई मिसाइल परीक्षण किए हैं। हाल ही में उसने 6ठे परमाणु परीक्षण करने की धमकी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले भी उत्तर कोरिया को विश्व शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक देश बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव। नीरज जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और एक तरीके से धमकी मैं कहूँ मानूं, ये सिर्फ महज एक भाषण है, महज एक चेतावनी है, या कहीं उससे ज़्यादा इसे देखते हैं आप? इस वक्त मैं इसे देखता हूँ एक चेतावनी के तौर पर और एक धमकी के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि अगर वास्तव में अमेरिका उत्तर कोरिया पर कोई वार करता है, कोई मिसाइल अटैक या बॉम्बिंग इस तरह का कोई अटैक करता है, तो उसके नतीजे बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो और ख़ुद भी ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम इसका राजनयिक सॉल्यूशन चाहते हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। तो मैं इसे चेतावनी के तौर पर देखता हूँ। लेकिन जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, तमाम जंगी जहाज़ वहाँ पर भेजे जा चुके हैं, आगे के लिए बड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है,
क्या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स दिखती है? और वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए तारीफ अमेरिका की ओर से, ट्रंप साहब की ओर से, ऐसे में बहुत एक अलग तरह का रिएक्शन या फिर मैं कहूं कि समीकरण बनते देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने वहाँ पर अपने जहाज़ भेजे हैं और अपने जो उनकी आर्मी के जो लोग हैं उनको भेजा है। बट इस स्टेज पर मैं कहूँगा कि ये एक मानसिक दबाव डालने का ये एक तरीका है, क्योंकि जहाज़ भेजना तो आसान है। जहाज़ तो आप वो इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, वहाँ रह सकते हैं और उत्तर कोरिया के पास भी पहुँच सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से उस पर वार करेंगे या नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है देखना। और वार करने के नतीजे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और इसी वजह से ट्रंप ने चीन की प्रशंसा की है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि चीन का इन्फ्लुएंस है उत्तर कोरिया पर, और चीन उत्तर कोरिया से बात करके इसको किसी डिप्लोमेटिक इसका सोल्यूशन, राजनयिक सोल्यूशन भी निकाल सकता है। मगर एक चीज़ इसमें ध्यान देने लायक ये है कि चीन की सारी बात जो है वो नॉर्थ कोरिया नहीं मानता है। नॉर्थ कोरिया कुछ चीज़ें अपने नेशनल इंटरेस्ट में और अपने डिफेंस के लिए भी कर सकता है, चीन की राय के बावजूद। सो अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि चीन पर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है नॉर्थ कोरिया में कि चीन जो कहेगा वही नॉर्थ कोरिया करेगा, लेकिन ऐसा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कई बार ऐसे काम भी किए हैं जिसके लिए कि चीन ने उसको मना किया था। तो इस बार भी ये हो सकता है कि अगर अमेरिका वास्तव में अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है उत्तर कोरिया पर, तो चीन के कुछ कहने के बावजूद भी उत्तर कोरिया जो है उसका जवाब दे सकता है। और उसके जवाब देने के कई तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जी नीरज जी, लेकिन जिस तरीके से अब तक का इक्वेशन है और दोनों पक्ष, उत्तर कोरिया और अमेरिका, जितना आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत के विकल्प क्या देखते हैं? नहीं, बातचीत के विकल्प हैं अभी भी। देखिए, ये कई बातें जो हैं वो बैक चैनल से होती हैं और चीन के थ्रू कुछ संदेश जो हैं वो नॉर्थ कोरिया को भिजवाए जा सकते हैं अमेरिका से। तो मेरा ख्याल ये है एक्चुअली कि आप वो देख नहीं रहे हैं, मतलब अगर आप ओपनली जो है अगर बातचीत नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड में, मतलब बातचीत का भी विकल्प जो है वो फॉलो कर रहा है, अमेरिका फॉलो कर रहा है, इस वजह से कि देखिए, एक चीज़ बड़ी समझने की ज़रूरत है। उत्तर कोरिया जो है वो सीरिया या अफ़गानिस्तान नहीं है, जहाँ पर कि अमेरिका जाके वो क्रूज़ मिसाइल का अटैक कर दिया, या अफ़गानिस्तान में उसने वो सबसे बड़ा बॉम्ब गिरा दिया और ये लोग कुछ कर नहीं पाए। उत्तर कोरिया जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास मिसाइल्स हैं, और ख़ास बात यह है कि जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी उत्तर कोरिया के आर्टिलरी रेंज में है। मतलब उत्तर कोरिया सोल को सीधे अटैक कर सकता है, और जापान को उत्तर कोरिया अटैक कर सकता है अपनी मिसाइल से। तो अगर अमेरिका ने कोई अटैक किया उत्तर कोरिया पर, तो फिर ये ये अचंभे की बात नहीं हुई कि उत्तर कोरिया रिटेलिएशन करेगा दक्षिण कोरिया के अगेंस्ट या जापान के अगेंस्ट। ये चीज़ है। तीसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने लायक है कि उत्तर कोरिया का बिहेवियर जो है, उनका वो जो करते हैं, वो
एकदम अनप्रडिक्टेबल है। उसको कोई भी मतलब ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि ये क्या करेंगे। तो अगर अमेरिका ये सोचता है कि उनकी धमकी से डर कर वो हटा लेंगे सब कुछ, मतलब उनकी मांगें पूरी कर लेंगे, तो ये मिसकैलकुलेशन हो सकता है अमेरिका के पार्ट पर। और अगर ये मिसकैलकुलेशन हुआ तो उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी पर। गांधी के व्यक्तित्व की विशेषता ये थी कि वो अपने ढंग के परफेक्शनिस्ट थे। वक्तबद्ध ढंग से लिखा उन्होंने, इतना डिटेल तो हम किसी लेखक को जाते हुए देखते नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, छुआछूत के क्षेत्र में गांधी ने सचमुच एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जो हर सब तरह से वो देश के हित में था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक किताब चंपारण में महात्मा गांधी पर प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक और वरिष्ठ वक्ता फणीश सिंह से खास बातचीत। देखिए किताब सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कश्मीर समस्या के हल के लिए सरकार सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों से बात करेगी। इस दौरान अलगाववादियों से कोई भी बातचीत नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये तथ्य रखा। केंद्र सरकार ने कश्मीर को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अलगाववादियों से कोई वार्ता नहीं होगी, बातचीत सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से होगी। केंद्र सरकार का जवाब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आरोप के बाद आया कि सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है। बार एसोसिएशन ने पैलेट गन पर रोक के लिए याचिका दायर की है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसोसिएशन को पथराव और हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सुझाव रखने चाहिए। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि संगठन घाटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब मामले की सुनवाई 9 मई को होगी। जो बेंच हमारे थे उनने बार एसोसिएशन का ये एडमिट किया है कि उनका एक इम्पोर्टेंट रोल बनता है बार एसोसिएशन का, कि वहाँ पे जो एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, उसको एड्रेस करने की। बार एसोसिएशन मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों को जाए, उनको जाए, इज एग्रीड। विपक्षी दलों का कहना है कि शांति बहाली के लिए कश्मीर में वार्ता शुरू होनी चाहिए। लोगों को किसी तरह से विश्वास में लेके बातचीत करके स्थिति को सामान्य तो करना पड़ेगा। हमको मालूम है कि पाकिस्तान और जो भारत के दुश्मन हैं उनका इसमें इरादा क्या है, उनकी तरफ से कोशिश होती रहेगी, पर इसका ये माने नहीं है कि हम स्थिति पर काबू ना पाएं। जम्मू कश्मीर में का, शांति लाने का, लोगों को इन्वॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि वहाँ तुरंत गवर्नर रूल कीजिए, असेंबली जो बनी है उसको डिसॉल्व कीजिए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से बातचीत करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1-2 महीने में हालात सामान्य होने पर वार्ता शुरू करने की पहल हो सकती है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में हिंसा के बाद से घाटी में तनाव है। पथराव और गोलीबारी की अनेक घटनाएं हुई हैं। छात्रों के प्रदर्शन के कारण भी हालात मुश्किल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने बैंक लूटने की कोशिश की। शुक्रवार को जे&के बैंक की अनंतनाग शाखा पर आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया और 2 आतंकी बैंक में घुस गए। इस दौरान हुई फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। सुरक्षाकर्मी इस घटना में घायल एक आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब रहे। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीति पर काम हो रहा है, जिसमें रक्षा साजो सामान का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वैश्विक और घरेलू कंपनियों में उत्साह है। उनके मुताबिक जीएसटी की दरें वर्तमान
से बहुत अलग नहीं होगी। वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भारतीय उद्योग परिसंघ की सालाना बैठक में रक्षा साजो सामान का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए नीति बनाने का काम आखिरी चरण में है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस दूसरे देशों से तकनीक लाने पर है ताकि युद्धक विमान, जहाज और पनडुब्बियों का आयात घटाया जा सके। On the strength of technological and other tie-ups, India also becomes a manufacturing economy. And the response which we have both from domestic industry and international industry has been quite encouraging itself. भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। रक्षा उपकरणों पर जीडीपी का 1.8% खर्च होता है। भारत रक्षा साजो सामान का 70% आयात से पूरा करता है। हथियार और रक्षा उपकरणों पर साल 2025 तक करीब $250 अरब खर्च करने की योजना है। वित्त मंत्री ने जीएसटी दरों को लेकर भी भरोसा दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरों को लेकर किसी तरह का हैरानी भरा फैसला नहीं किया जाएगा और ये वर्तमान दरों से बहुत अलग नहीं होगी। जीएसटी परिषद की 18 और 19 मई को श्रीनगर में बैठक होगी। Profiteering is not a bad word, but unfair enrichment is. And therefore the benefit of a reduced taxation is a benefit which the consumers are entitled to. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि जीएसटी से भारत की विकास दर 8% से अधिक हो जाएगी। आईएमएफ का मानना है कि इससे वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि डूबे हुए कर्ज बैंकों की माली हालत के लिए खतरा बने रहेंगे। बैंकों का डूबा कर्ज 1 लाख से बढ़कर पिछले साल दिसंबर तक 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देने का वादा किया है। सीरिया और तुर्की से सटे इस देश ने भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में साइप्रस के राष्ट्रपति उपनिवेशवाद से मुक्ति में भारत के समर्थन के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस के बीच शुक्रवार को दिल्ली में अकेले और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। Given its location, Cyprus appreciates the threat that terrorism poses to the global peace and stability. India itself has been battling cross-border terrorism for decades. We will continue to promote our cooperation in order to contribute to stability, prosperity, and security in the world. In this context, we exchange views on developments in our respective regions and on international issues of common interest and concern. दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें हवाई सेवा शुरू करने, व्यापक जहाज, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल है। साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है और दोनों देशों ने इसके लिए प्रयास करने पर जोर दिया। Both of us believe that a reformed Security Council, reflective of the world as it is and not as it was, is necessary to address the range of complex challenges facing the world today. इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिले। साइप्रस ने भारत में $8.5 अरब का निवेश किया है और वो इसे और बढ़ाने के इच्छुक हैं। क्योंकि अगले सप्ताह तुर्की के राष्ट्रपति भी भारत आने वाले हैं और ऐसी स्थिति में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की के साथ बात करेंगे ताकि साइप्रस और तुर्की के बीच में जो विवाद है उस विवाद का कोई अंजाम निकाला जा सके। भारत के लिए एक तरीके से कहें तो राजनयिक रूप से यह काफ़ी बड़ी पहल होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को पोलैंड के वार्सा विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया।
भारत में लोकतंत्र के 7 दशक पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते समय लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब लोगों को बिना किसी डर के बोलने की आज़ादी हो। वारसा विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दावा किया कि पिछले 70 सालों में तमाम परेशानियों के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के बावजूद इसे मजबूत करने में अभी कई चुनौतियां हैं। Democracy is a self-correcting and self-improving mechanism. The solution to addressing the gaps and failings of democracy is indeed more democracy. It is when democracy stops working, when conflicts are not peacefully resolved, that violent separatist movements and religious conflicts emerge. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विविधता भरा देश है और यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में तनाव और संघर्षों की संभावना बनी रहती है। These are often local and transitory, and the same allegedly democratic process that generates them also helps resolve them in good measure. Public awareness, avoidance of extremist postures, and prompt corrective action by the administration assists the process. Absence of these, for whatever reason, aggravates them and causes damage. उपराष्ट्रपति ने कई स्तर पर होने वाले चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग और मजबूत न्यायपालिका को लोकतंत्र के मजबूत होने की बड़ी वजह बताया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय से जुड़े एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहाँ उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी इस यात्रा के बाद कई नए क्षेत्र सामने आए हैं जिनमें भारत और पोलैंड आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये याद दिलाने की कोशिश की है कि लोकतंत्र को लेकर हमारा नजरिया क्या रहा है और जब भी सरकारें लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, संवैधानिक मूल्यों को लेकर भटकती हैं, तब लोकतंत्र कैसे खतरे में आ सकता है। कैमरामैन अनिर्बान के साथ सहयोगी कृति मिश्रा के साथ अमृता राय, राज्यसभा टीवी के लिए। और वारसा से इस वक्त कृति मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। कृति, जिस तरीके से वहाँ पर छात्रों का संबोधन हुआ उपराष्ट्रपति महोदय की ओर से और कई अहम फैक्ट या महत्वपूर्ण बातें लोकतंत्र और उसकी मजबूती को लेकर कही गई, किस तरीके से पूरा ये स्पीच रही और उसमें क्या और दूसरे तथ्य सामने आए? जी हाँ कविंद्र, देखिए आज उपराष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी का असली टेस्ट इसी बात में है कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या पॉलिटिकल माइनॉरिटी हो, उनके जो हित हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसकी किस तरह से सुरक्षा की जाए। उन्होंने इस बात पे भी खुशी जताई कि जब तक भारतीय जो डेमोक्रेसी की कोर वैल्यूज हैं उनको मानते रहेंगे, तब तक जो भारतीय लोकतंत्र है वो और सशक्त होता रहेगा, साथ ही पूरी दुनिया को प्रेरित करता रहेगा। देखिए कभी जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ये जो 5 दिनों का दौरा था आर्मीनिया और पोलैंड का, वो अब समापन की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति वॉर्सो में भारत के दूतावास की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे। यात्रा को काफी फ्रूटफुल माना जा रहा है क्योंकि देखिए आर्मीनिया के साथ हमने 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया जो कि संस्कृति, यूथ अफेयर्स और अंतरिक्ष के क्षेत्र में है। वहीं पोलैंड के साथ कृषि क्षेत्र में समझौता हुआ है। पोलैंड ने भारत को रिएश्योर किया है कि एनएसजी और यूएनएससी की एक्सपेंडेड मेंबरशिप के लिए पोलैंड लगातार भारत को समर्थन देता रहेगा। दोनों देशों, चाहे वो आर्मीनिया हो चाहे वो पोलैंड हो, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है इस यात्रा में उसको काफी फ्रूटफुल माना जा रहा है और माना जा रहा है कि जो फ्रेंडली रिलेशंस भारत का पोलैंड और आर्मीनिया के साथ था उसको अब और मजबूती मिलेगी। जी कविंद्र। शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। प्रवर्तन निदेशालय ने नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के आरोपी नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिनमें कई सांसद और पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक एजेंसी जल्द ही आरोपियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। सीबीआई ने इस मामले में टीएमसी के 13 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज किया गया था। स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर से पार्टी के नेताओं को पैसा लेते हुए दिखाया गया है। भारत में 1% आबादी के पास देश की 53% संपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट रिपोर्ट द बेटर बिजनेस बेटर वर्ल्ड में कहा गया है कि भारत में विकास राज्यों से बाहर नहीं निकल पा रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आर्थिक विषमता में भारत रूस के बाद दूसरे स्थान पर है।
इस रिपोर्ट के जरिए भारत में आर्थिक असमानता के पहलुओं को उजागर किया गया है। यूएनजीसी के मुताबिक असमानता गरीबी को दूर करने के लिए भारत को एक दूसरे तरह के आर्थिक मॉडल की ज़रूरत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य के तहत भारत में करीब $1 ट्रिलियन तक निजी क्षेत्र में निवेश मिल सकता है। ये निवेश कृषि, खाद्यान्न, ऊर्जा और स्वास्थ्य में हो सकता है। इस निवेश से 2030 तक 72 मिलियन नौकरियों के मौके आ सकते हैं। रिपोर्ट में पेश आंकड़ों के हिसाब से भारत में मौजूद अमीर और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, जबकि गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।